Hello friends, you are in Proficiency Parse. I am Alok Srivastav. Welcome you from the bottom of my heart. In this video series, we are walking through PMBOK 6 guide और इस तारतम्य में अब हम आज देखेंगे डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। दोस्तों, ये वीडियो मैं काफ़ी लंबे अंतराल के बाद डाल रहा हूँ, लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद। कारण ये है कि ये अनलॉक 1 और अनलॉक 2 के जो प्रोसेस है उसके चलते मेरे पास मेरी कंपनी से बहुत का वर्क प्रेशर था, बहुत काम का प्रेशर था, जिसके चलते मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। और आप सब जानते हैं वीडियो बनाने में समय बहुत लगता है, लेकिन अब सब अंडर कंट्रोल है। अब उम्मीद करता हूँ और कोशिश भी करूँगा कि निरंतरता बनाए रखूँ और आपको निरंतर वीडियोस देता रहूँ। दोस्तों, इसके पहले हमने इनिशिएशन ग्रुप की दोनों प्रोसेसेस देख ली थी। पहली प्रोसेस थी डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, दूसरी आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको सलाह देता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वो वीडियोस भी देखें ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्लानिंग ग्रुप को। इस प्लानिंग ग्रुप में 24 प्रोसेसेस होती हैं। दोस्तों, पहली प्रोसेस होती है डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, जो आज हम शुरू करने वाले हैं। आप जैसे जानते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, वो बहुत सारे कंपोनेंट्स से बन के मिल के बनता है। तो इन कंपोनेंट को कंसोलिडेट करके इंटीग्रेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होता है। ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म की जाती है वंस एट द प्री डिफाइंड पॉइंट पर। ये पहले से तय किए हुए पॉइंट पर ये की जाती है और एक ही बार की जाती है। इस प्रोजेक्ट में इस प्रोसेस में द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डिफाइंस हाउ द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड, मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड एंड क्लोज्ड। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो ये डिफ़ाइन करता है, ये इस बात की प्लानिंग करता है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, मॉनिटर कैसे किया जाएगा, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसको क्लोज कैसे किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के से कंपोनेंट्स जो हैं वो उसका गहराई, उनकी लंबाई, उनकी गहराई और उनका विस्तार प्रोजेक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वो कितना गहराई से उस पर डिस्कस किया जाएगा और कितने विस्तार से इसमें डिस्कस किया जाएगा, ना उसका प्रोजेक्ट किस डोमेन का है और उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इस पर डिपेंड करता है। और इसके बाद दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आप समरी में भी बना सकते हैं, डिटेल्ड में भी बना सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो परिवर्तन यानी चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिव हो, वो चेंजेस को बर्दाश्त कर सके, उसको स्वीकार कर सके और उसके हिसाब से वो अपने आप को मॉडिफाई, खुद को भी मॉडिफाई कर सके। इतना रोबोस्ट होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी एजिलिटी वर्ड आपने बीच में सुना होगा, और एजिलिटी का मतलब होता है ये एजाइल का प्रोसेस। मैंने एक वीडियो में भी बताया था आपको, जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसमें अजाइल डेवलपमेंट का मेथड होता है। अजाइल डेवलपमेंट का जो मेथड होता है उसमें चेंजेस को बहुत अच्छी तरह इंग्रेस किया जाता है, एम्ब्रेस किया जाता है। तो वही चेंजेस की बात यहाँ पे हो रही है कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इतना रोबोस्ट होना चाहिए कि चेंजेस को वो एम्ब्रेस करे और चेंजेस को वो एकोमोडेट करते हुए अकॉर्डिंगली बिहेव करे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अगला जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुड बी बेस लाइंड, दैट इज इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन एटलीस्ट प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑफ फॉर स्कोप, टाइम एंड cost so that project execution can be measured and compared to those reference and performance can be managed। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसको बेस लाइन होना चाहिए। यहाँ पे बेस लाइन से मतलब ये है कि 3 कंपोनेंट की मैंने पहले भी पिछले वीडियोस में बात की थी, आपने यदि पिछला वीडियो देखा होगा। जो कॉम्पिटिटिव एलिमेंट होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव कॉन्स्टेंट होते हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव कॉन्स्टेंट होते हैं? पहला है स्कोप, दूसरा है टाइम, तीसरा है कॉस्ट।
ये तीनों का बेस लाइन होना ज़रूरी है। यहाँ से बेस लाइन का मतलब ये हुआ कि उनको फिक्स्ड है, उनको फ्रीज होना ज़रूरी है, उनको फाइनलाइज करना ज़रूरी है। यदि वो फाइनलाइज्ड हैं तभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्लान जो है वो कंसोलिडेट हुआ, तब वो जाके वो फ्रीज हुआ। इसके पहले जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्लान जो उसको फ्रीज या उसको फिक्स्ड नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों तीनों बेस लाइन होना चाहिए। बेस लाइन का मतलब ये तीनों कंपोनेंट जो हैं वो फाइनलाइज होना चाहिए, एंड्रोस्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए आपके स्पॉन्सर के द्वारा, तब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्यों किया जाएगा ये भी बात है। इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट को के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, आप किसी भी चीज़ के परफॉर्मेंस को मेजर तभी कर पाएंगे जब आप उसकी प्लानिंग को तय कर लें, फिक्स्ड कर लें, तभी आप ये मेजर कर पाएंगे कि आप उस प्लानिंग में कहाँ तक आपने अचीव किया है, कहाँ तक नहीं किया। यदि वो आपका वो जो बेसलाइन है वो यदि फ्रीज नहीं है, वो एंड्रोज नहीं हुई है, वो अभी आपने बेसलाइन को फिक्स नहीं किया है, तो आप ये कैसे तय कर पाएंगे कि आपने कितना परसेंटेज काम को कर लिया है, कितना नहीं किया। इसीलिए बेसलाइन होना ज़रूरी है। इसको आगे और हम समझेंगे। बिफोर द baselines are defined, the project management may be updated as many time as necessary. No formal process is required at that time. जब तक ये तीनों बेसलाइन जो हैं वो फाइनलाइज नहीं हुई हैं, तब तक उस प्रोजेक्ट को आप जितनी चाहें उतनी बार चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार बेसलाइन हो गया, एक बार बेसलाइन आपने बना के फ्रीज करके उसको एंड्रोस कर दिया, स्पॉन्सर से आपने अप्रूव करा लिया, उसके बाद कोई भी चेंजेस होगा वो नॉर्मली नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको चेंज रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा, तभी वो एक चेंज होगा। एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि आप चेंज ला सकें। But once it is baseline, it may only change through a perform integrated change control process. ये perform integrated change control process जो है वो कंट्रोल प्रोसेस में आती है, जिसको कि जब हम कंट्रोल ग्रुप को देखेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। Consequently, change requests will be generated and decided upon whenever the change is requested. यदि बेसलाइन हो गया है तो परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू चेंज रिक्वेस्ट रेज की जाएगी और उसके हिसाब से सारे चेंजेस किए जाएंगे। अब इसके इनपुट की बात कर लेते हैं। कौन कौन से इनपुट लिस्ट में लगने वाले हैं। पहला लगने वाला है प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर में वो सारे एलिमेंट्स भी होते हैं जो प्रोजेक्ट के इनिशिएशन के पहले के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या उसके पहले की जो स्टडीज़ रहती हैं वो भी प्रोजेक्ट चार्टर में रिफ्लेक्ट करती हैं। इसीलिए प्रोजेक्ट चार्टर का इनपुट में आना ज़रूरी है, क्योंकि जितने आने वाले कंपोनेंट्स हैं, छोटे हों या बड़े हों, वो सब जो हैं वो प्रोजेक्ट चार्टर के किसी न किसी पॉइंट से एलॉबरेट किए गए हैं या उससे पिक करके उनको बनाया गया है। तो प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो हमको एक बहुत छोटी सी, बहुत हाई लेवल की समरी देता है। इसीलिए प्रोजेक्ट चार्टर का होना ज़रूरी है। इनपुट में दूसरे आता आउटपुट ऑफ अदर प्रोसेसेस। बहुत जितनी प्रोसेसेस है 49 की 49 प्रोसेस के कोई ना कोई आउटपुट निकलता है। वो सारे आउटपुट जो है वो यहाँ पे एज ए इनपुट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आते हैं। फिर है EEF और OPS। तो EEF में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और कॉन्स्टेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर वर्टिकल मार्केट। जिस यहाँ वर्टिकल मार्केट का मतलब है कि जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं। यदि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस में, तो कंस्ट्रक्शन का जो नॉलेज है वो EEF में आएगा। और यदि आप सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का नॉलेज जो है वो EEF में आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कल्चर, मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क। हमने जब EEF और OPA का जब वीडियो किया था तब आपको, यदि आपने देखा हो तो आपको याद होगा कि
ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो ईएफ का कंपोनेंट होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ईएफ का कंपोनेंट होता है, वो ईएफ के तहत आता है। दूसरा ओपी, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट में ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट में ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, पॉलिसी, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स आते हैं, टेम्पलेट्स आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के टेम्पलेट्स आते हैं, गाइडलाइंस प्रोजेक्ट को रन करने का, उसको क्लोज करने का, एग्जीक्यूट करने का जो गाइडलाइंस होती हैं, वो पिछले जो प्रोसेस हुए हैं या पिछले जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं, सिमिलर टाइप के जो प्रोजेक्ट हुए हैं, उनकी जो एक्सपीरियंस है वो ओपीए में आता है। उनके लेसन लर्न रजिस्टर और उनके जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, रेपोजिटरी जो है, वो सब इसके ओपीए में आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम टूल्स एंड टेक्निक की बात करें तो एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट मतलब होता है किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ का किसी एक पॉइंट पे या किसी एक विषय पे उसका ओपिनियन लेना। ये एक्सपर्ट जजमेंट, उसका क्या कहना है उस पर। कौन कौन से विषय पे हम ले सकते हैं? टेलरिंग। टेलरिंग के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया। हर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होती हैं, 49 की 49 प्रोसेस जो हैं, वो वैसी की वैसी ही अप्लाई नहीं होती हैं। प्रोजेक्ट के कॉम्प्लेक्सिटी और प्रोजेक्ट के का साइज़ और प्रोजेक्ट किस डोमेन का है उसके ऊपर ये तय होता है कि कौन सी प्रोसेस लगेगी, कौन सी प्रोसेस नहीं लगेगी। तो ये जो एडजस्टमेंट है वो टेलरिंग में आता है, और इसके लिए हम एक्सपर्ट का जजमेंट लेते हैं। यदि यही वही है, टेलरिंग का ही दूसरा पार्ट है डेवलपिंग एडिशनल कंपोनेंट। यदि आपको इसके अलावा किसी कंपोनेंट की ज़रूरत है तो भी हमको एक एक्सपर्ट जजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्निकल मैनेजमेंट के लिए हमको एडिशनल की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रोजेक्ट में कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको सीसी मतलब चेंज कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू गुजारना है, किसको नहीं गुजारना है, इसके लिए भी हमको एक्सपर्ट की जजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क, कौन सा वर्क को पहले किया जाना है, कौन सा वर्क को बाद में किया जाना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसके लिए भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सपर्ट जजमेंट की बात ये होती है कि जितने जो सब्जेक्ट मैटर के जो एक्सपर्ट हैं उनसे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना, उनके जो नॉलेज है उसके हिसाब से प्लानिंग करना, ये इसके टूल्स एंड टेक्निक में आता है। डेटा गैदरिंग में हम करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब हुआ कि स्टेक होल्डर या ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो किसी आइडिया को फ्लोट करने के लिए, कोई आइडिया को जनरेट करने के लिए या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए एक साथ बैठें और डिस्कस करें और एक कुछ आइडिया या कोई सोल्यूशन बाहर निकालें। इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। चेकलिस्ट, किसी भी काम को करने के लिए हम चेकलिस्ट बनाते हैं। चेकलिस्ट मतलब कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ उसको वेरीफाई करने के लिए एक सेट ऑफ लिस्ट, हमारे पास सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है एज ए लिस्ट, जिसको हम टिक करके हम ये वेरीफाई करते हैं कि वो काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है तो किस लेवल पे हुआ है। फोकस ग्रुप, फिर वो ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ बैठते हैं किसी एक टॉपिक को लेकर, सॉल्यूशंस को देखने के लिए, निकालने के लिए या आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। तो वो ये जो डिस्कशन होता है लोगों के बीच में, एक्सपर्टीज़ के बीच में, कम छोटे ग्रुप में जो होता है वो फोकस ग्रुप कहलाता है। इंटरव्यू मतलब होता है कि एक कोई सेट ऑफ क्वेश्चन देके किसी के साथ बैठ के बात करना। इंटरव्यू आपको एलोबरेट करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से आपको नहीं है, आप सब भली भांति जानते हैं। इसके बाद अगला आता है इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल। उसमें है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये ज़रूरी होता है, जहाँ भी ह्यूमन इंटरवेंशन है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है, और कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना एक डिज़ायर्ड स्किल सेट होता है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट आपको हरदम रहेगी। फैसिलिटेशन मतलब जैसे जो मीटिंग हो रही है या जो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उसमें पूरे ग्रुप को फोकस्ड रखना, उन पूरे ग्रुप को उस जो एजेंडा है उसमें फोकस्ड रखना और आउटपुट निकालना, ये जो स्किल होता है वो फैसिलिटेशन की बात करते हैं। जैसे आजकल आपने एंकर्स को देखा है, जो एंकर्स जो टीवी में डिबेट्स होती हैं उसमें एंकर
सबको उस टॉपिक में बांध के रखने की कोशिश करता है, वही फैसिलिटेशन है। मीटिंग मैनेजमेंट, मीटिंग का एजेंडा सेट करना, लोगों को इनवाइट करना, लोगों को एजेंडा से पहले से अवगत करा देना और बाद में मीटिंग के मिनट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारे जो स्किल्स होते हैं ये सब मीटिंग मैनेजमेंट में आते हैं। इसके बाद मीटिंग्स जैसे आप जानते हैं मीटिंग क्या होती है। अब यहाँ पे मीटिंग्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्पेसिफिक हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ, वो हैं प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग यूजुअली, किक ऑफ मीटिंग का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट को ऑफिशियली डिक्लेयर करना कि यस या नाउ इट इज़ इन प्रोसेस, ये ऑपरेशनल है अब ये प्रोजेक्ट। तो वो जो डिक्लेरेशन होता है उसको हम किक ऑफ मीटिंग कहते हैं। वो जिस मीटिंग में किया जाता है उसको किक ऑफ मीटिंग कहते हैं। छोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जनरली किक ऑफ मीटिंग जो होती है वो इनिशिएशन, प्रोजेक्ट के इनिशिएशन ग्रुप के ख़त्म होते साथ ही हो जाती है। मतलब इनिशिएशन ग्रुप में क्या हुआ, हमने प्रोजेक्ट चैप्टर डेवलप किया और स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई किया। जैसे स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई हो गए, हमारे टीम बिल्ड हो गई, हमने किक ऑफ कर दिया। उसका कारण ये है कि जो प्लानिंग है वो प्लानिंग में वो छोटी सी टीम जो है वो प्लानिंग में भी इन्वॉल्व रहती है, इसीलिए वो किक ऑफ मीटिंग जो है वो इनिशिएशन के बाद ही हो जाती है। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें प्लानिंग की टीम अलग होती है, एग्जीक्यूशन की टीम अलग होती है। तो जो एग्जीक्यूशन के करने से पहले, मतलब प्लानिंग जब ख़त्म हो जाती है और एग्जीक्यूशन जब शुरू करना रहता है, तब किक ऑफ मीटिंग होती है बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में क्योंकि प्लानिंग की टीम अलग है, एग्जीक्यूशन की टीम अलग है, इसीलिए किक ऑफ मीटिंग तब की जाती है। और कई बार ये भी होता है कि जो मल्टी फेसेस वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हर एक फेज़ के शुरुआत में भी किक ऑफ मीटिंग होती है। तो ये किक ऑफ मीटिंग इस अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और ये किक ऑफ मीटिंग एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये इसके से रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखेगा किक ऑफ मीटिंग में। तो की पॉइंट यही है इसमें कि छोटा यदि प्रोजेक्ट है तो किक ऑफ मीटिंग कब होगी, इनिशिएशन के बाद, और यदि प्रोजेक्ट बड़ा है तो प्रोजेक्ट मीटिंग कब होगी, किक ऑफ मीटिंग कब होगी, प्लानिंग के बाद। अब एग्ज़ाम में आपको ये ध्यान देना है कि स्पेसिफिकली ये लिखा गया है कि नहीं, बताया गया है कि नहीं कि प्रोजेक्ट छोटा है। यदि ये नहीं बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट छोटा है तो आपको ये मान के चलना है कि प्रोजेक्ट बड़ा है, और उस केस में आपको ये मान के चलना है कि किक ऑफ मीटिंग कब होगी, किक ऑफ मीटिंग होगी प्लानिंग के ख़त्म होने के बाद। मतलब यदि स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है तो ये मान के चलना है कि प्रोजेक्ट बड़ा है और प्रोजेक्ट को की किक ऑफ मीटिंग प्लानिंग के बाद हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके आउटपुट में क्या आएगा, इसके आउटपुट में सिर्फ हमको एक चीज़ मिलती है, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो डिस्क्राइब करता हो कि प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, मैनिटर होगा, कंट्रोल होगा और क्लोज किया जाएगा। ये सब जो है जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का एक कंसोलिडेट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो इंटीग्रेटेड और बंच ऑफ मैनेज बता रहा हूँ मैं, कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से, जिनको हम कहते हैं सब्सिडरी मैनेजमेंट प्लान। तो पहला है स्कोप मैनेजमेंट प्लान। यहाँ पे प्लानिंग की जाती है, इस्टेब्लिशेस हाउ द स्कोप विल बी डिफाइंड, डेवलप एंड मॉनिटर, कंट्रोल एंड वैलिडेट। स्कोप का मतलब यहाँ पे है कि आपको क्या काम करना है वो तय करना। तो हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि हम प्रोजेक्ट के स्कोप को कैसे डिफाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, और उसके बाद उस वो जो डिफाइन और डेवलप्ड प्रोजेक्ट है, स्कोप है, उसको कैसे हम मॉनिटर करेंगे और कंट्रोल करेंगे ताकि उससे ज़्यादा काम ना हो, उससे कम काम ना हो। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। स्कोप जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि स्कोप जो हमने डिफ़ाइन किया है पूरे प्रोजेक्ट में, उस स्कोप को मेंटेन करना भी एक काम होता है, एक अपहिल टास्क होता है, एक अपहिल टास्क होता है। ऐसा ना हो कि
हम कुछ ज़्यादा काम करने लग जाएं और ऐसा ना हो कि हम अंडर डिलीवर रहें, हम ओवर डिलीवर होना चाहिए ना अंडर डिलीवर होना चाहिए। तो इसको मॉनिटर कैसे करना, इसको कंट्रोल कैसे करना, इसको वैलिडेट कैसे करना, ये स्कोप मैनेजमेंट प्लान में आता है। अब है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। यदि आपको पता है कि हमको क्या काम करना है, स्कोप आपको पता है, तो नेचुरली आप उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको भी आप प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैब्लिशेज हाउ द रिक्वायरमेंट विल बी एनालाइज, डॉक्यूमेंट एंड मैनेज। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे उनको डॉक्यूमेंट करेंगे और उनको कैसे मैनेज करेंगे, ये आपको ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बताता है, ये प्लान करता है। शेड्यूल मैनेजमेंट प्लान किस क्या चीज़ का प्लान करेगा। अब आपको ये पता है कि स्कोप क्या है, अब आपको ये भी पता है कि उसके रिक्वायरमेंट क्या है। तो नेचुरली अब आप ये तय कर सकते हैं कि उस चीज़ को करने में, उस छोटे से पार्ट को करने में या बड़ा पार्ट या एज ए होल पूरा उसको करने में कितना समय लगेगा। तो इस्टेब्लिशेज द क्राइटेरिया एंड द एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग शेड्यूल। जो आपने स्कोप को बनाया है उस स्कोप को करने में जो आपने स्कोप की प्लानिंग की है उसको करने में, एक्चुअली एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगने वाला है, इसकी प्लानिंग शेड्यूल मैनेजमेंट प्लान में की होती है। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, अब आपको स्कोप पता है और आपको टाइम भी पता है कि कितना टाइम लगने वाला है, तो हम उसकी कॉस्ट बाहर निकाल सकते हैं कि इसमें एक कंपोनेंट को करने में कितना टाइम लगने वाला है। ऐसे सारे कंपोनेंट को क्लब कर देंगे तो उस पूरे प्रोजेक्ट को करने में कितना कॉस्ट लगने वाली है, इसको हम निकाल सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पॉलिसी होती है। वो क्वालिटी की पॉलिसी इस प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट होगी, कैसे रिफ्लेक्ट होगी, इसकी प्लानिंग हम क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान में करते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, अब आपने पहले देखा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, यहाँ पे हम ये तय करते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट दो तरीके की हो सकती हैं, एक रिसोर्सेस जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, दूसरा फिज़िकल रिसोर्सेस। तो ये तो रिसोर्सेज का क्या प्लानिंग होगी, उस रिसोर्स को कैसे आप ऑब्टेन करेंगे, कैसे कैटेगराइज करेंगे, एलोकेट करेंगे, मैनेज करेंगे और रिलीज़ करेंगे, इसकी प्लानिंग हम रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान में करते हैं। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 90% काम जो है वो कम्युनिकेशन ही होता है। कम्युनिकेशन इज़ ए पैरामाउंट। कम्युनिकेशन जब 90% होता है तो आप मानिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जो है वो कोर होता है। आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, किसको कम्युनिकेट करेंगे, क्या कम्युनिकेट करेंगे, इसकी प्लानिंग जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में होती है। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्लान, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है, तो रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रिस्क को कौन मैनेज करेगा, कौन ओन करेगा और रिस्क को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, कैसे मिनिमाइज़ किया जाएगा, इसकी प्लानिंग रिस्क मैनेजमेंट प्लान में होती है। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान, जैसे आपने देखा रिसोर्स मैनेजमेंट है, रिसोर्स में ये ज़रूरी नहीं है कि सारे रिसोर्सेज, फिज़िकल रिसोर्सेज, मशीनरी, इक्विपमेंट्स जो हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि आपको नए इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ रिसोर्सेज आपको बाहर से हायर करना पड़े या परचेस करना पड़े, तो वो सारे मैनेजमेंट जो है उसकी प्लानिंग कैसी होगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को हम प्रोजेक्ट में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हम इस में प्लान करते हैं। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान, सारा प्रोजेक्ट जो है वो उसके कोर में तो स्टेक होल्डर्स ही हैं, उनको इंगेज रखना ही पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। और वो उसको करेंगे कैसे, वो यहाँ पे प्लानिंग इसकी की जाती है। दो प्रोजेक्ट जो प्रोसेस साइड बाय साइड काम करते हैं उनमें से एक है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, दूसरा है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान। क्योंकि स्टेक होल्डर को एंगेज कैसे किया जा सकता है, कम्युनिकेशन के थ्रू किया जा सकता है, और कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक साथ काम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं डिटेल में हम बेसलाइन की। पहली बेसलाइन होती है स्कोप बेसलाइन, द अप्रूव्ड वर्जन ऑफ स्कोप स्टेटमेंट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर
and its associated WBS dictionary, which is used as a basis of comparison. Approved version of scope statement, breakdown structure और उसका उससे एसोसिएटेड WBS डिक्शनरी, ये 3 कंपोनेंट होते हैं स्कोप बेसलाइन में। स्कोप स्टेटमेंट क्या बताता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे तो नहीं, क्या क्या काम में है वो स्कोप स्टेटमेंट बताता है। और उस काम का ब्रेकडाउन, उस काम को कैसे ब्रेकडाउन किया जाता है, ये हम स्कोप स्टेटमेंट जब स्कोप मैनेजमेंट प्लान पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। और WBS क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो वो WBS और WBS डिक्शनरी, ये इसका अप्रूव्ड वर्जन जो है वो स्कोप बेसलाइन कराएगा। और ये यूज़ किस में ये किया जाता है, कंपैरिजन के लिए। अब किससे कंपेयर किया करना है, क्या कंपैरिजन किससे होना है, ये हम बाद में देखेंगे, इसी वीडियो के जरा लेटर स्टेज में देखेंगे। दूसरा है शेड्यूल बेसलाइन, द अप्रूव्ड वर्जन ऑफ शेड्यूल्ड मॉडल दैट इज यूज्ड एज ए बेसिस फॉर कंपैरिजन टू एक्चुअल रिजल्ट्स। शेड्यूल जो होता है उसको एक मॉडल के तरीके से डिफाइन किया जाता है, और ये जो मॉडल जो होता है उसका अप्रूव्ड मॉडल जो है वो शेड्यूल बेसलाइन होता है। और ये बेसलाइन जो है वो भी कंपैरिजन में काम आता है। तीसरा है कॉस्ट बेसलाइन, जो शेड्यूल मॉडल है उस मॉडल में जो टाइम फ्रेम में जो जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में जो एक्टिविटीज़ करने के लिए जो पैसा लगने वाला है उसकी जो प्लानिंग है और उसका अप्रूवल, टाइम फेज प्रोजेक्ट बजट जो है वो उसका अप्रूव्ड वर्जन जो है वो कॉस्ट बेसलाइन कहलाता है। इन तीनों की बेसलाइंस जो हैं इसको हम डिटेल में इनकी प्लानिंग में समझेंगे। अभी तो ये है कि किसी न किसी चीज़ से कंपेयर किए जाते हैं ये तीनों बेसलाइन, ये किससे किए जाते हैं वो हम आगे देखते हैं। अब आते हैं इसके अलावा एडिशनल कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है चेंज मैनेजमेंट प्लान। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, इंटीग्रेटेड चेंज मैनेजमेंट जो होता है वो कंट्रोल ग्रुप जो है, मॉनिटर एंड कंट्रोल ग्रुप में आता है। लेकिन चेंज मैनेजमेंट प्लान का डिफाइन करना है, प्लान कैसे किया जाएगा, कैसे आप चेंज को मैनेज करेंगे, उसकी प्लानिंग हम डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान मतलब वर्जन मैनेजमेंट के लिए। मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में, सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट में या किसी के भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट को रेफ़र करते हैं। अब चेंज, जैसे मैंने बताया आपको कि चेंज जो है वो अनअवॉइडेबल है, चेंजेस तो होते ही रहते हैं, डेवलपमेंट होते ही रहता है। तो यदि मान लीजिए कि आपने कोई एक काम करना शुरू किया किसी एक डॉक्यूमेंट को बेस मान के, और वो जब तक कि आप उसको डेवलप कर पाए तब तक उसके नए वर्जन सामने आ गए, तो आप कैसे, या उसमें चेंजेस हो गया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो हम काम कर रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन में कर रहे हैं या हमको जो वर्जन चाहिए हम उसमें कर रहे हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान होता है। उसमें यह तय किया जाता है कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसका वर्जन को मेंटेन करना ज़रूरी है और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसका वर्जन मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है। और यदि वर्जन मेंटेन कर रहा है तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, ताकि पूरी टीम इस बात से अवेयर रहे, जितने भी लोग हैं, जितने भी टीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वो इस बात से अवेयर रहें कि कौन सा डॉक्यूमेंट का लेटेस्ट वर्जन अभी एप्लीकेबल है, ताकि वो जो डेवलपमेंट करें या जो भी काम करें वो उसके रेफरेंस में ही करें, उसके परव्यू में ही करें। इसके बाद है परफॉर्मेंस मेजर बेसलाइन, इंटीग्रेटेड स्कोप, शेड्यूल एंड कॉस्ट प्लान। ये तीनों का इंटीग्रेशन जिससे हम प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। मैं आपको एग्जांपल में बताऊं तो मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट जो है वो 60 दिन में कंप्लीट होना है। तो इन 60 दिन में यदि हम 15 दिन बाद उसको एसेस करने जाते हैं तो 15 दिन में ये माना जाएगा कि 25% काम हो चुका है। तो ये 15 दिन में 25% काम हो चुका है, मतलब स्कोप जो है वो 25% कंप्लीट किया जा चुका है, और जो कॉस्ट है, जो बजट है, वो भी 25% कंज्यूम कर लिया गया है। ये आइडियल पोजीशन होनी चाहिए।
अब उसको मेजर कैसे करेंगे? मेजर करेंगे हम एक्चुअल पोजीशन से। तो पता चले आपने जब वो किया, उसको मेजर किया, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि बजट जो है वो 30% खर्च हो चुका है, लेकिन जो स्कोप है वो सिर्फ 20% ही अचीव किया जा सका है। मतलब आपका प्रोजेक्ट जो है वो गुड शेप में नहीं है। वैसे वर्षा यदि आपने इंफॉर्मेशन गैदर की और पता चला आपको कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसने 30% स्कोप कवर कर लिया है, 30% स्कोप कवर कर लिया है, और जो कॉस्ट है वो, या बजट का जो एक्सपेंस है वो सिर्फ 25% ही हुआ है। इट मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो गुड शेप में है। तो ये जो कंपैरिजन करने के लिए हम ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसलाइन बनाते हैं, और यही बेसलाइन जो है हमारी, जो पिछली बेसलाइन जो बात कर रहे थे उसके कंपैरिजन के लिए यहाँ काम आती हैं। प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कितने फेजेस में प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट कैसे फेजेस में पास थ्रू होगा, और कैसे इनिशिएशन होगा उस फेजेस का, और कैसे वो फेजेस क्लोज किए जाएंगे। लाइफ साइकिल हम डिसाइड करते हैं, और डेवलपमेंट का अप्रोच भी हम डिसाइड करते हैं। प्रेडिक्टिव मॉडल में करेंगे कि इटरेटिव मॉडल में करेंगे, अजाइल में करेंगे, जैसे भी हमको जो भी आइडियल सूट करता है वो हम यहीं पे डिसाइड करेंगे जब हम डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को फाइनलाइज करते रहेंगे। अब मैनेजमेंट रिव्यू यहाँ आइडेंटिफाइज द point in which in project management review identifies the point in the project when the project manager and relevant stakeholder will review the project process to determine if performance is as expected or preventive or corrective action is necessary। जो हमने परफॉर्मेंस मेजर बेसलाइन देखा वो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसी सिद्धांत का प्रैक्टिकल जो है वो मैनेजमेंट रिव्यू है कि हम ये अब जाके फिज़िकली खुद जाके देखें या चेक करें कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो जो एक्सपेक्टेड लाइन पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये जो मैनेजमेंट जो रिव्यू जो है वो प्री डिफाइंड होता है, कौन मैनेजर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर, कौन से रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स होंगे जो जाके चेक करेंगे। ये भी हम पहले से डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में पहले से प्लान करके रखते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो चार्ट दिख रहा है वो हेलीकॉप्टर व्यू है आपका पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का। ये 18 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हैं अलग अलग, जिसके एक एक प्लान को हम देखेंगे इस पूरे वीडियो सीरीज़ में। और ये 33 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम एक एक डॉक्यूमेंट को हम कभी ना कभी या एज ए आउटपुट या एज ए इनपुट हम डिस्कस करेंगे। ये कुल मिला के इस पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक स्नैपशॉट है। ये पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जिसको हमको कवर करना है। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान ख़त्म हुआ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपको क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी शंकाएं को दूर करने की कोशिश करूंगा। अगला वीडियो जो होगा वो हमारा स्कोप से रिलेटेड होगा। दूसरा जो नॉलेज एरिया आता है प्लानिंग में वो है स्कोप। तो हम अगले वीडियो में हम स्कोप मैनेजमेंट प्लान की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।